दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। पूरा चैप्टर आपका बिल्कुल आसान लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। आईसीएससी के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको माउंट बैटन प्लान से स्टार्ट करना है। अब देखो, हिंदुस्तान को आज़ाद करना है ये डिसाइड हो चुका था, लेकिन हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है भाई। और आज़ादी से पहले तो बांग्लादेश, पाकिस्तान सब हमारे पास में ही थे। तो बड़ा मुश्किल काम था कि कैसे इतने सारे लोगों को संभालें, कैसे पावर को ट्रांसफ़र करें, कैसे नियम बनाएं, कैसे इतने सारे लीडर से बात करें। एक लीडर थोड़ी बना हुआ था इंडिया का। अब मोहम्मद अली जिन्ना अलग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान दो बनाकर मैं नहीं जानता। कांग्रेस की सोच अलग है। हर कोई अपनी अपनी कर रहा है, और इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन को बुलाया गया, उनको वाइसराय बनाया गया ताकि वो मामले को सुलझा सकें और पावर्स को ट्रांसफ़र कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो विराट कोहली बहुत अच्छी कैप्टेंसी नहीं कर रहे हैं, इंडिया की टीम हर बार उनकी कैप्टेंसी में हार रही है। तो अब मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि विराट कोहली से कप्तानी नहीं हो पा रही है। एक नया लड़का है हार्दिक पांड्या, उसका एटीट्यूड बहुत बढ़िया है, उसको लेकर आओ, बड़ा अच्छा खेल रहा है, उसको कप्तान बना के देखो। समझ पा रहे हो, इंडिया का मसला संभल ही नहीं पा रहा था। इतना आसान नहीं था आज़ाद करना इंडिया को और पावर्स को ट्रांसफ़र करना। तो एक नए खिलाड़ी को बुलाया गया जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को लाया गया कि भैया आप बनो वाइसराय और मामले को सुलझाओ और इंडिया को आज़ाद करो। 24 मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय बने। इंडिया में आके इन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स को करा। बहुत समझदार इंसान थे, बहुत एक्सपीरियंस था इन्हें। सीनियर नेवी ऑफिसर थे इंग्लैंड के, और इंग्लैंड के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी हैं, और रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। तो बहुत समझदार इंसान थे। इन्होंने आके नेहरू, पटेल, आज़ाद, जिन्ना, लियाकत अली, बालदेव सिंह सभी से बहुत सारी मीटिंग्स करी, सभी को जानने की कोशिश करी, और आखिर में कंक्लूजन ये निकाला कि इंडिया को जितना जल्दी आज़ादी दे सकते हो ना, उतना सभी के लिए बढ़िया होगा। इंडिया जितनी जल्दी आज़ाद हो जाए ना, उतना सबके लिए बढ़िया है। क्योंकि वो आके देख रहे थे यहाँ का माहौल बहुत ख़राब था, बहुत खून खराबा हो रहा था, लड़ाइयाँ हो रही थी यहाँ पर। अब लॉर्ड माउंटबेटन सभी लीडर से मिल रहे थे, तो वो जिन्ना से भी मिले। जिन्ना तो बात ही सुनने को तैयार नहीं। जिन्ना को बस पाकिस्तान चाहिए था। उन्हें कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं कहना, उनको बस पाकिस्तान चाहिए। वो सुनने के लिए तैयार नहीं कोई बात। तो फिर फाइनली लॉर्ड माउंटबेटन ने फैसला किया कि इंडिया का पार्टीशन होगा। और दोस्तों 3 जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने प्लान को अनाउंस किया। समझ में आया आपके? बिल्कुल आसान करके पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। अब आपको इनके प्लान के मेन पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट है बंगाल और पंजाब का पार्टीशन होगा, और एक हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा पंजाब और बंगाल का, और एक हिस्सा हिंदुस्तान को मिलेगा। दोस्तों बंगाल और पंजाब के एक हिस्से में तो मुसलमान बहुत मेजॉरिटी में थे, और एक हिस्से में हिंदू मेजॉरिटी में थे। तो इसलिए इन दोनों स्टेट्स का बंटवारा ज़रूरी था, और ये दोनों प्रोविंसेस बहुत बड़े बड़े थे एरिया में। पंजाब और बंगाल बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हैं, लेकिन एक शर्त है, पंजाब और बंगाल की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं ना, अगर इन दोनों स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ फेवर करेंगी पार्टीशन का, तभी इन दोनों स्टेट्स का पार्टीशन होगा। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में नहीं पता अगर आपको, तो मेरे चैनल के ऊपर सिविक्स की वीडियोस डली हुई हैं, आप सिविक्स की वीडियो को देख सकते हो। तो बात समझ में आई आपके? बंगाल और पंजाब का पार्टीशन होगा, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का फेवर करना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के बीच में कैसे संबंध होंगे, और ये दोनों कंट्री किस तरह से रिलेशन इंग्लैंड के साथ में रखना चाहती हैं फ्यूचर में, वो ये खुद डिसाइड करेंगी। मतलब देखो, कंट्री अलग हो गई, आज़ाद हो गई, उसके हाथ में पावर आ गई, तो अब वो कंट्री डिसाइड करेगी कि उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, उसको इंग्लैंड के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, और आपस में इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को कैसे रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में हमारे चाइना के साथ में संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे हैं चाइना के साथ में। तो अब देश आज़ाद हो गया है, तो उसके ऊपर है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। इंग्लैंड का दुश्मन भी बन सकता है, इंग्लैंड का दोस्त भी बन सकता है, आपस में दोस्त भी बन सकते हैं और आपस में दुश्मन भी बन सकते हैं। दोस्तों प्लान के हिसाब से एक बाउंड्री कमीशन को सेटअप किया जाएगा ताकि ये डिसाइड हो सके कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान का है और कौन सा हिंदुस्तान का। देखो हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यहाँ पर यह है कि सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। वैसे ये दिक्कत तो नहीं है, लेकिन पार्टीशन के टाइम पे ये दिक्कत थी कि सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। तो बड़ा मुश्किल काम है कि ऐसे हिस्से को निकालना जहाँ पर सिर्फ मुसलमान हों।
हर एरिया में आपको हिंदू भी मिलेंगे और मुसलमान भी मिलेंगे, तो बड़ा मुश्किल काम है कि कोई ऐसा एरिया पूरे देश में निकालना जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम हो। इसके अलावा नदियाँ होती हैं, खेती बाड़ी होती है, पहाड़ होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, उन सबको भी ध्यान में रख के बाउंड्री खींचनी पड़ती है। समझ में आ रहा है? तो बाउंड्री खींचना भी बहुत बड़ा काम था, इसके लिए भी कमीशन को सेटअप किया गया था। दोस्तों, प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पर राजा महाराजा बैठे हुए थे, उनसे कहा गया कि अंग्रेज़ों ने जो कुछ भी ट्रीटीज़ आपके साथ में साइन की हुई है ना, जो कानून बना हुआ है आपका और अंग्रेज़ों के बीच का, वो सब ख़त्म हो जाएगा। अंग्रेज़ जा रहे हैं यहाँ से तो ये कानून भी ख़त्म हो जाएगा। और अब आप लोग ख़ुद डिसाइड करो कि आपको हिंदुस्तान में मिलना है, जाके पाकिस्तान में मिलना है, या फिर आज़ाद होना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रिंसली स्टेट्स के पास में 3 चॉइसेस थी, या तो हिंदुस्तान में जाके मिल जाए वो, या तो पाकिस्तान में मिल जाए, या फिर अपना एक अलग कंट्री बना ले। मैं आपको बता दूं, उस ज़माने में 563 से भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थीं इंडिया में, और 563 में से 560 प्रिंसली स्टेट्स ने हिंदुस्तान में मिलने का सोच लिया था। बस 3 स्टेट्स थीं जो थोड़ा दिक्कत कर रही थी, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन जो बाकी प्रिंसली स्टेट्स थीं वो सब इंडिया के साथ में मिल गई थीं। यहाँ पर रोल आता है आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक धागे में सभी मोतियों को पिरोया, हमारे देश की यूनिटी को बरकरार रखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो देश के बहुत सारे टुकड़े हो चुके होते। अगला पॉइंट ये है कि जो कानून बनेगा ना हिंदुस्तान में, वो कानून पाकिस्तान में लागू नहीं होगा। या फिर कोई ऐसी स्टेट है इंडिया में जो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, उस पर भी वो कानून लागू नहीं होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के हाथों में सबसे ज़्यादा ताकत है, तो ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में भी यही मॉडल को बनाया जाए। समझ में आ रहा है? पाकिस्तान एक अलग देश बन जाएगा, उसको जैसा कानून बनाना है वो बनाए। या जैसे मान लो जम्मू कश्मीर का राजा ये कहता है कि मुझे ना तो हिंदुस्तान में मिलना है ना पाकिस्तान में मिलना है, मैं तो अपना एक अलग कंट्री बनाऊंगा। तो भारत का कानून फिर जम्मू कश्मीर पर भी लागू नहीं होगा। जो स्टेट इंडिपेंडेंट रहना चाहती है वो भी अपने हिसाब से कानून को बनाए। जम्मू कश्मीर का तो बस एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको समझाने के लिए। तो अगर स्टेट ये चाहती है कि मैं हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहती, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहती, एक अलग कंट्री बनना चाहती हूँ, तो उसके ऊपर भी हिंदुस्तान का कानून नहीं लागू होगा। दोस्तों, सिंध एक स्टेट है, वहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि सिंध की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, वो ख़ुद डिसाइड करे कि उन्हें क्या करना है, पाकिस्तान के साथ में रहना है या हिंदुस्तान के। और सिंध की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पाकिस्तान के साथ में रहना पसंद किया, और आज भी सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। ऐसे ही कुछ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी हुआ। यहाँ पर हुआ है रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब स्टेट में जितने भी लोग हैं ना, उन सब में वोटिंग होगी, और वोटिंग में जो डिसाइड होगा ना उसी को माना जाएगा। यहाँ पर भी लोगों ने कहा कि भैया हमें पाकिस्तान के साथ में रहना है, हमें पाकिस्तान में मिलना है, और आज भी ये पाकिस्तान के पास में है। बिल्कुल ऐसे ही सिलेट में भी हुआ। सिलेट में मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, और वहाँ पर वोटिंग हुई कि आप ईस्ट बंगाल में ज्वाइन करोगे या फिर असम में। बंगाल के 2 टुकड़े हो गए थे ना, वेस्ट बंगाल हमारे पास में था और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान को मिला था। फिर बाद में जाके पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े हो गए थे और ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया था। मैं आपको बताऊं, सिलेट के लोगों ने भी ईस्ट बंगाल यानी पाकिस्तान के साथ में मिलना सही समझा, और आज ये शहर बांग्लादेश में है। दोस्तों, पहले तो ये डिसाइड हुआ था कि हम जून 1948 तक हिंदुस्तान को आज़ादी दे देंगे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने आकर जब हिंदुस्तान की कंडीशन को देखा तो इनका मानना था कि जितना जल्दी हो सके हिंदुस्तानियों को आज़ादी दो, ऐसा करने से सभी का फ़ायदा है। और इस प्लान के अकॉर्डिंग कहा गया कि 1947 तक हम पावर्स को ट्रांसफ़र कर देंगे, 1947 तक आपको आज़ादी मिल जाएगी। तो ये 9 पॉइंट्स है। जब पूरी वीडियो को देख लो तो दोबारा से इस वीडियो के ऊपर आना और इन पॉइंट्स को रिपीट करके देखना 2-3 बार, ताकि आपको समझ में आ जाए और याद हो जाए। माउंटबेटन के प्लान को मुस्लिम लीग ने 10 जून और कांग्रेस ने 15 जून 1947 में एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि कांग्रेस पार्टीशन के पक्ष में नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने क्यों माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया उसके पीछे के रीजंस को मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा रीज़न था लड़ाई झगड़ा।
आपस में खून बहा रहे थे एक दूसरे का और किसी कीमत पर एक साथ नहीं रहना चाहते थे। मुस्लिम लीग के लोग चाहते थे कि उन्हें अलग देश मिले पाकिस्तान के नाम से, वो आपस में नहीं रहना चाहते थे। फिर मुस्लिम लीग ने इंटरम गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया। इंटरम कहते हैं जो टेम्परेरी होता है। देखो बात को समझो, बॉडी तो चाहिए ना संभालने के लिए देश को। टेम्परेरी गवर्नमेंट को बनाया गया था ताकि कम से कम देश को संभाला जा सके, टेम्परेरी डिसीजंस को लिया जा सके, ताकत तो आए हाथों में हमारे। लेकिन मुस्लिम लीग ने इंटरम गवर्नमेंट को भी ज्वाइन किया, और इसलिए ज्वाइन किया ताकि मुस्लिम लीग काम बिगाड़ सके। तीसरा रीज़न था, देखो अगर पाकिस्तान नहीं बनता ना तो हमारी सरकारें आपस में ही लड़ती रहती। कोई लीडर कुछ कहता, कोई लीडर कुछ कहता। एक पक्ष कहता कि मुझे पावर नहीं मिली, दूसरा पक्ष कहता कि मुझे पावर दो, मुझे पैसा दो। सबको अपनी पड़ी रहती, मजबूत सरकार नहीं बन पाती। लेकिन बंटवारा होने से सेंटर में एक मजबूत सरकार बनेगी। दोस्तों, पार्टीशन होने से हमारी कंट्री सेकुलर बन सकी, मतलब सारे धर्म एक समान हो सके। अगर पार्टीशन नहीं होता तो फिर सेकुलरिज्म नहीं आ पाता, डेमोक्रेसी नहीं आ पाती। डेमोक्रेसी में तो जनता सबसे बड़ी है और जनता सारी एक समान है, और ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि हमने पाकिस्तान को दे दिया। जैसे आज के ज़माने में आप देख भी सकते हो कितना स्मूथली इंडिया में इलेक्शन होते हैं, सरकार चुनी जाती है, सिस्टम से होता है सारा काम, सिस्टमेटिकली होता है। हाँ, कमियाँ तो देखो पूरे दुनिया में हर देश में होती हैं, हमारे में भी हैं, लेकिन इलेक्शन बहुत स्मूथली होता है, सिस्टमेटिकली होता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखोगे तो वहाँ पर सरकार इतनी स्टेबल नहीं होती। बहुत जल्दी जल्दी वहाँ पे सरकारें गिर जाती हैं और आर्मी का काफ़ी ज़्यादा इंटरफियरेंस होता है। तो अगर पार्टीशन नहीं होता ना तो कुछ ऐसे ही हाल इंडिया में भी होता। हमारे पास सेंटर में इतनी पावर नहीं होती, सरकार में इतनी ताकत नहीं होती, और स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती हमें, सिस्टमेटिकली सरकार नहीं चल पाती। और दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान नहीं देते ना तो फिर हमारे देश में सिविल वॉर हो सकता था। लोग इतना खून बहा रहे थे आपस में, इतना कत्लेआम मचा हुआ था, जीना मुश्किल हो जाता, सिविल वॉर हो जाता। तो इन सब वजह से कांग्रेस ने माउंटबेटन के प्लान को, पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों, अब आपको पढ़ना है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखो, जब माउंटबेटन ने प्लान बना दिया ना और इंडियन लीडर्स ने माउंटबेटन के प्लान को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि हम तुम्हारे प्लान को मानते हैं, तुमने बढ़िया प्लान बनाया है, तो फिर इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। याद रहे, ये बिल कहाँ पे पास हो रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है। और ये बिल पास हुआ था 15 जुलाई 1947 में। देखो, जब बिल पास होता है ना तो फिर वो एक्ट बन जाता है। एक्ट होता है कानून। समझ में आ रहा है? देखो, पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में वोटिंग होती है कि इस बिल को कानून बनाना है या नहीं बनाना। तो जब वोटिंग होके बिल पास होता है उसके बाद वो एक्ट बनता है, कानून बनता है। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के जो मेन प्रोविजंस हैं उनको आपको पढ़ना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको माउंटबेटन प्लान को बताया था ना, तो बस ये सेम माउंटबेटन प्लान है। देखो, माउंटबेटन का प्लान था, लेकिन वो प्लान कानून बनने जा रहा है। प्लान जो था माउंटबेटन का वो कानून बनने जा रहा है। तो उस कानून में क्या क्या था ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, 2 नए डोमिनियंस बनेंगे। 15 अगस्त 1947 से 2 आज़ाद देश हो जाएंगे, एक होगा इंडिया और दूसरा होगा पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में एक एक गवर्नर जनरल होगा, और वो गवर्नर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा लेकिन वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है। मिनिस्टर्स को जैसा काम करना है वो करें, मिनिस्टर्स को जो कानून बनाना है वो बनाएं, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, सब कुछ सेटअप हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, उसके बाद गवर्नर जनरल को हटा दिया जाएगा। देखो, इतना बड़ा देश है, एकदम से आज़ाद होगा तो कोई ना कोई चाहिए जो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो, जो थोड़ा सा संभाल सके। तो इसीलिए गवर्नर जनरल को रखा जाएगा दोनों कंट्रीज़ में एक एक। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना वो देश के सभी कानूनों को बनाएगी। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग होगी, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग होगी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही पूरे देश के कानूनों को बनाएगी। मतलब आसान लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो अंग्रेज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दे के गए कि आप संभालो अपने देश को, जैसा चाहो वैसे देश को चलाओ। दोस्तों, प्रिंसली स्टेट्स को भी आज़ाद कर दिया गया था। अंग्रेज़ों ने जो भी कानून बनाए थे वो सब कानून ख़त्म हो गए थे। इसके अलावा एक पोस्ट हुआ करती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी ख़त्म कर दिया गया।
भाई जब अंग्रेज़ यहाँ पर नहीं है, यहाँ से जा रहे हैं, तो जो भी नियम कानून है, पोस्ट हैं, वो सब भी ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा जो भी रुपया पैसा है ना, जो आर्मी है उसका बंटवारा होगा। ज़मीन के साथ साथ आर्मी भी बटेगी, एसेट्स और लायबिलिटीज़ भी बटेंगी। और इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको ICSE हिस्ट्री और सिविक्स के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करो, सारे चैप्टर्स को देखो बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, अच्छे मार्क्स को लेकर आओ। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।